चुनाव सियासत और सिंदूर के बीच का था। एक भारतीय महिला विधायक ने सिंदूर को चुना। अपने पति के हत्यारे की मौत को इंसाफ समझ के चुप्पी साध लेना सियासत की हिदायत भी थी और रवायत भी, लेकिन एक पत्नी ने उस चुप्पी को चीर कर बोलना जरूरी समझा, मुनासिब समझा। आज चलते चलते में हमारी जो मेहमान है वो यूपी की चर्चित विधायक है। कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी की विधायक थी। साल 2005 में इनके पति की अतीक अहमद ने इलाहाबाद में सरेआम हत्या कर दी। योगी की सरकार आई, इनको न्याय दिलाया और पूजा जी ने भरे विधानसभा में योगी सरकार को थैंक यू बोल दिया और अगले ही दिन अखिलेश यादव ने इन्हें थैंक यू बोल दिया। पूजा जी, हम भी आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल यही है, विधानसभा में एक स्पीच वायरल होती है और आपका सियासी करियर बदल जाता है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि सदन चल रहा था और सदन 24 घंटे का था, जिसमें हर माननीय सदस्य को अपनी अपनी बात रखनी थी। तो मैंने भी क्योंकि बोलना था तो मैंने भी अपनी बात रखी। और क्योंकि आप सरकार की वही बात रखेंगे जो बातें अच्छी लगती हूँ, जो नीतियाँ अच्छी लगती हूँ, तो मुझे भी बीजेपी भाजपा की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी मुझे वो अच्छी लगी। और क्योंकि मुझ जैसी महिला को न्याय मिला, मुझ जैसी हज़ार महिला को न्याय मिला, तो उस दिन हम लोगों ने मैंने सदन में अपनी बात रखी कि मैं जीरो टॉलरेंस की समर्थन करती हूँ और महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ। मैंने ये बोला। आपको अंदाजा था? नहीं, ये अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, ये तो नहीं था, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि मैंने धन्यवाद क्यों किया, वो अच्छी तरह से समझ रहे थे। आगे के सियासी करियर को लेकर अब प्लानिंग क्या है, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं उस इंसिडेंट के बाद से? सियासत का जो अभी कह सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है और रियल ये है कि अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। साल 2027 में किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ने का इरादा या फिर किसी दल के साथ जाने का? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इस प्रकार से कोई भी अभी हम लोग ने विचार नहीं किया है, ना कोई बात हुई है। क्योंकि अभी समाज से और जिस तरह से मैंने अभी पहले भी बताया कि मेरी राजनीति में कहीं ना कहीं मेरी जनता और मेरे समाज के लोग कहीं ना कहीं उनका बहुत सहयोग रहा है। तो कोई भी आगे निर्णय लेने से पहले एक बार ज़रूर विचार और विमर्श करके तो तय किया जाएगा। साल 2025 से 20 साल हो गए। पूजा पाल ने 20 सालों में बहुत कुछ देखा। इन 20 सालों में एक लड़की जो सियासत से बहुत दूर थी, सियासत में आई। कैसा सफ़र रहा है ये? देखिए, पहली बात तो इस सफ़र को 20.5 साल का जो दुख का जो सफ़र रहा है, वो शायद मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि किस संघर्षों से मेरा जीवन बीता है और कितनी षड्यंत्र और कितनी परेशानियाँ और कितने उलझनों के साथ मेरी ये जीवन की यात्रा रही है। और कितने संघर्षों से, कितने षड्यंत्रों से, कितने परेशानियों से, किस तरह की जो उलझने हैं उसको तय करके इस यात्रा को मैंने तय किया है, वो मैं ही जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। और मगर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह का मुझे दुख दिया गया, कहीं ना कहीं उसी दुख से प्रभावित होकर के क्योंकि परेशान तो मैं बहुत थी और वही दुख का कारण था, वो मोटिवेशन बन गया। हाँ, जो मुझे मजबूत किया कि कैसे आपके पति की और उन राजू पाल जी की हत्या की गई, जो राजू पाल जी शहर पश्चिमी के जनता को न्याय दिलाना चाह रहे थे, उनकी आवाज़ बने। और जो सालों से जो एक शहर पश्चिमी जो हमेशा गुलामों के जंजीरों में जकड़ी थी, उस विधानसभा को उन्होंने आज़ाद किया। और आज़ाद करने का नतीजा क्या मिला है? राजू पाल जी की हत्या। साल 2004 में 2004 में इलेक्शन हुआ और 5 में उनकी हत्या हो जाती 3 महीने के बाद। तो वही कहीं ना कहीं मुझे अंदर ताकत आई कि नहीं, दुनिया लड़ पा रही हो अतीक अहमद से, नहीं लड़ पा रही हो मुझे नहीं पता, मगर मेरे पति की हत्या हुई है और मैं लड़ूंगी। और इस लड़ाई में मुझे मेरी हत्या होती है, मेरा कुछ भी होता, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे अतीक से लड़ना है। और मुझे इस अतीक अहमद की औकात याद दिखानी है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो डरेगा नहीं और तुमसे लड़ेगा और तुम्हारे निस्ता नाबूद करके रहेगा। 2005 में जब मायावती जी ने आपसे चुनाव लड़ने के लिए बोला
आप तैयार हो गए या फिर किसी ने समझाया था? क्या मनोस्थिति थी उस समय? चुनाव लड़ना था, नहीं लड़ना है? देखिए अमूमन हम लोग देखिए अति पिछड़े समाज की लड़की हैं, और अति पिछड़े समाज की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी क्योंकि वो जीवन हमारा बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल था, एक घरेलू लड़कियों की तरह। तो कहीं ना कहीं बस शादी के 9वें ही दिन पति की हत्या होना और उसके बाद तुरंत राजनीति के गलियारों में चले जाना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ही। मगर एक तो मेरा गुस्सा और एक अतीक का हमेशा जो खौफ जो लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में लाने की प्रेरणा दिया। और कहीं ना कहीं जो घर के लोग थे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देवर जेठ, मेरे ससुर, कोई परिवार का कोई घर में कोई था नहीं, तो इस वजह से भी मैं राजनीति में आने का काम की। महज 9 दिनों के अंदर किसी महिला के पति की हत्या हो जाए, शादी के महज 9 दिनों के अंदर 26 साल की महिला पे क्या गुजरी होगी, और कितना मुश्किल था उसके बाद भविष्य का सफ़र तय करना, सोचना कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? देखिए मैं इस पे यही बोल सकती हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ जिस तरह से राजू पाल जी के साथ घटना की गई, और क्योंकि वो स्थितियाँ ही बहुत अलग थी, आज तो बताने में भी थोड़ा सा वो नहीं लग रहा है, मगर आप जैसे आप पूछ रहे हैं ना, मैं बताने की सोच रही हूँ ना, तो वो आग के सामने वो मंज़र आ जा रहा है, और वो मंज़र वास्तव में बहुत डरावना है और भयभीत करने वाला है। और मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने इतना संघर्ष कैसे कर लिया, मगर इतना संघर्ष कहीं ना कहीं वो हमारे ईश्वर ही आराध्य हैं, शिव जी, जिन्होंने ताकत दिया और मैं कर पाई। तो मुझे लगता है 5, 10, 15 मिनट में क्या ही बता सकते हैं। 25 जनवरी 2025 एक ऐसी तारीख है जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती हैं। उस दिन के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाथ की मेहंदी अभी छूटी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल देखिए, मुझे राजनीति का अर्थ नहीं पता था, घर परिवार का भी बहुत ससुराल का अर्थ नहीं पता था। बस शादी हुई और 9 दिन के बाद जिस तरह से मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, मतलब आप समझ लीजिए, जिस समय मैं सुनी हूँ, जब मुझे पता चला, जब मुझे आकर बताया कि एक लोग कि राजू जी की भाभी राजू भैया की हत्या हो गई और अतीक और अशरफ लोगों ने घेर करके उनकी हत्या कर दी गई, तो मान के चलिए जब मैं पहली बार सुनी तो ऐसे लगा कि मेरे पैर से ऐसे लगता है धरती सरक गई। और उस समय सब ऐसा लग रहा था, आग के सामने सब अंधेला अंधेला, और कुछ मिनट तक तो ये लग रहा था कि नहीं, ये खबर झूठी है और मतलब कि ये सच नहीं है, मतलब अपने कानों पे नहीं विश्वास हो रहा था और विश्वास में मान नहीं रही थी। मगर हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि हाँ, राजू पाल जी की हत्या कर दी गई और बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा कठिन का जो मतलब समय मुझे जो लगा कि कोई एक सही रास्ता बताने वाला नहीं है। लड़ाई आप माफिया से लड़ रहे हो, दुर्दांत माफिया अतीक अहमद से लड़ने जा रहे हो, और आपके पास कोई बताने वाला नहीं है कि आपको लड़ना कैसे है। वो मुझे बहुत जटिल समस्या लगी अपने जीवन आपने कई बार जिक्र किया कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं था। जी तो बिल्कुल, कैसे फिर ये सफर आगे का तय कैसे हुआ? ये भरोसा, इतना आत्मविश्वास कैसे आया? एक तो पहली जिद, लगन, और दूसरा कि मतलब कि मैं कर सकती हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो मैं सोच रही हूँ, जो इस मंजिल में मैं जा रही हूँ, मैं निष्पक्ष की लड़ाई लड़ रही हूँ। और उस समय हर महिला और हर जो माताएं आती थी मेरे सर पे हाथ फेर कर यही कहती थी कि बिटिया तुम रो मत, परेशान मत हो, सब ईश्वर देख रहा है। और जिस दिन ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसकी लाठी कोई गिन नहीं पाता। मुझे ईश्वर के ऊपर विश्वास था और अपने लगन के ऊपर विश्वास था और अपनी ईमानदारी के ऊपर विश्वास था। मैंने कहा कि जो होगा सो होगा। मैंने उनके लोगों को कहा, हमने कहा जो कराना होगा करा लेने, मगर मुकदमा वापस नहीं लूँगी और मैं मुकदमा लड़ूंगी और सज़ा दिला के रहूँगी। तो फिर मुझे डरवाया गया। मैं जब डरी नहीं तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं जिला कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ी दिल्ली में। और जब दिल्ली में मुकदमा मैं लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, तब आप समझ लीजिए कि अतीक अहमद ने फिर धमकी दी कि ऐसा है कि कह दो, क्या कहते हैं, जो लेना वहना हो ले ले और मुकदमा से हट जाए। मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, वो भी एकदम निराधार, जो कि किसी मामले में मेरा 1 इंच का कोई मामला नहीं, बस इसलिए कि ये लड़की पैसा नहीं ले रही है। किस दौर की बात कर रही है? क्या ये शुरू से है, 2005 से लेकर के आप समझ लीजिए कम से कम दर्जनों से ऊपर मेरे भाई के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर
मेरे सहयोगियों के ऊपर, जो मेरे साथ थोड़ा सा भी खड़े हो जाते थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा करके उनको तोड़ दिया जाता था, पूजा पाठ से अलग कर दिया जाता एक था। सवाल इसमें, ये धमकियों का सिलसिला कब जाके रुका? धमकियों का सिलसिला मान के चलिए जब भाजपा की गवर्नमेंट आई, साल 2017? साल 2017, जब यूपी की बात कर रही हैं या फिर केंद्र में मोदी सरकार की? नहीं, यूपी की बात। हम्म। जब ये क्या कहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी, तब जाकर के अतीक अहमद की तूती थोड़ा सा बोलना कम किया, और नहीं तो लगातार, या तो बता तो रही ना कि जो पहले लड़ता था तो पहले उसको पैसा दे के खरीद लो, ना बिके तो उसको डरवा दो, ना डरे तो क्या कहते हैं उसको मुकदमे में फंसाओ, और नहीं फंसा पा रहे हो तो फिर नॉर्मली सी बात है, फिर हत्या करा दो, अपने रास्ते से हटा दो। जब राजू पाल जी की बात होती है तो एक अफवाह ये भी उड़ाई जाती है कि वो माफिया अतीक अहमद के शूटर थे। ये अफवाह है या सच है? नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि जो चाहे उस समय के अधिकारी हूँ और चाहे नेता हूँ और चाहे जो भी, ये जो शब्द ये जो लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आप प्रूफ दीजिए, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगी। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मगर सिर्फ राजू पाल जी को इसलिए बदनाम किया गया क्योंकि ये उसी टाइम का, क्योंकि उस समय हम लोग राजनीति नहीं जानते थे, तो 2006-7-8 में एक कोई छोटे से एक किसी पत्रकार ने कुछ ऐसा लिखा और वो भी लिखवाया गया। उसके बाद तो फिर जानते हैं, एक ने छापा, दो ने छापा, ये मतलब ये फिर बढ़ता गया। मगर उसके बाद मैं आज भी कह रही हूँ कि मुझे कोई भी आकर के मुझे कागज दे जाए, मुझे कोई लिखित रूप से दे जाए कि कोई पेश करे कि हाँ राजू पाल जी क्या कहते हैं अतीक अहमद के शूटर थे या उन्होंने काम किया, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगी। मुझे भी सुनने में खराब लगता है। मैं फिर से साल 2005 में जाना चाहूँगा, जब आपकी पति की हत्या के बाद आपको चुनाव लड़ने के लिए बसपा से टिकट मिला, जनता की तरफ से आपके सहानुभूति का वोट नहीं मिला जी। फिर कैसे हिम्मत बांधी कि नहीं 2007 में फिर से लड़ना है? नहीं, मैंने कहा ना कि क्योंकि देखिए जिस महिला के पास खोने पाने का कुछ है नहीं है वो क्या ही सोचेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप इतना क्यों लड़ाई लड़ी, आप क्यों निडर बनी, तो देखिए हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, इस चीज़ को तो आप मानते ही होंगे। देखिए तकदीर कभी कभी साथ देती है, मगर मुझे लगता है कि हौसले आपके हमेशा साथ देते हैं। साल 2007 जी में आपने पति के पहले हत्यारे को हराया जी। साल 2012 मुख्य हत्यारे को हराया जी। इस सियासी विजय से मन हल्का हुआ था? नहीं, मन देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी, कि अतीक अहमद को कमज़ोर करना है तो कहीं ना कहीं आप उसके मजबूती पे काम करिए, और सो मैंने किया। क्योंकि ताकत तो देखिए हम जैसी महिलाओं के अंदर है ही है, मगर कहीं ना कहीं इतनी हत्या होने के बाद, इतने किसानों की ज़मीन छीनने के बाद, इतने अपराध होने के बाद, अपराध होने के बाद भी अतीक अहमद स्टैंड कहाँ से है। मात्र मुझे जो समझ आया कि लोग लड़ने को तो चाहे, मगर ये जो अतीक अहमद की जो ये कुर्सी थी वो अतीक को मजबूती देती थी और कहीं ना कहीं लोगों को वहीं से लोगों को कमज़ोर कर देती थी, क्योंकि राजनीतिक ताकत अतीक अहमद के पास थी और लोग उससे कमज़ोर हो जाते थे, तो इस वजह अतीक अहमद से लड़ नहीं पाते थे। मुझे एक मौका मिला था और उस मौके को शायद मैं समझ पाई कि अतीक अहमद से मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। राजू पाल जी भी लड़े, उनकी हत्या हो गई, और भी 2-4 लोग हैं जो अतीक अहमद के सामने लड़ने का काम किए, उनकी भी हत्या हो गई। और कहीं ना कहीं मैंने अतीक को, चाहे 2005 रहा हो, चाहे 7 रहा हो, चाहे 12 रहा हो, और अतीक अहमद का 2023 मरने वाले दिन तक का मैंने अतीक अहमद को न सांसदी और न विधायकी और न उनको गुर्गे को ब्लॉक प्रमुखी तक लड़ने को मैंने वंचित कर दिया। मैंने नहीं लड़ने दिया। लड़ा भी तो मैंने अपने लोगों को जितवाने का काम किया, उन लोगों को हरवाने का काम किया और जनता के सामने जा कर के निवेदन अपील किया। लेकिन साल 2012 की जीत सबसे खास थी। बिल्कुल खास थी, मगर जो एक मन में जो है ना पीड़ा, जो टीस होती है कि मेरे पति की हत्या हुई, मेरे पति की डेड बॉडी नहीं दी गई, मेरी 9 दिन की मात्र शादी, और मेरे क्या कहते हैं बेकसूर पति की हत्या करके लवारिस की तरह उनको जला दिया गया। तो देखिए हम भारतीय महिला हैं और भारतीय महिला को अपना पति और अपने पुत्र से बड़ा मोह किसी चीज़ में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो मोह तो मेरा भी था, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेरा छीना गया। तो कहीं ना कहीं अंदर से जो एक
जलन, एक परेशानी और एक जो पीड़ा थी उससे मैं गुजर रही थी। और कहीं ना कहीं चुनाव भी अतीक अहमद को हरवाया, अशरफ को भी हरवाया, उनकी राजनीति को भी मैंने पतन करने का काम किया, मगर वो सुकून नहीं मिला जो एक मिलना चाहिए। वो सुकून जाके 2023 में मिला। हाँ, कह सकते हैं कि जब अतीक अहमद चेहरे की मुस्कान बता रही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं रियल में बता रही हूँ। मेरा जो पहले मुझे लोग देखे होंगे, जो आज देख रहे होंगे, मैं जब से मेरे पति की हत्या हुई तब से मैंने सिर्फ राजनीति में अपने विधानसभा को मजबूत करने का काम किया, अपने लोगों को मजबूत करने का काम किया और सिर्फ अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा लड़ने का काम किया। और मैंने अपने जीवन से सारी चीज़ें हटा दी, अपने सुकून, अपनी नींद, अपनी चैन, सब, तब जाकर के आज ये सफलता हम लोग को मिल पाई। फरवरी 2018 आते हैं, आप केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जाती हैं और आपको फिर बसपा से निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि ये बीजेपी से मिलने गई थी, बीजेपी में मिलना चाह रही थी। वो मुलाकात क्या थी, किस बात के लिए मिलने गई? देखिए, क्योंकि ये बात सही है कि मैं माननीय केशव जी से मिलने गई थी और देखिए वो मेरे बड़े भाई के समान हैं। और वो 2005 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो हम लोग का चुनाव कैसा था वो सभी जानते हैं। 2005 में उन्होंने हिंदुत्व को देखते हुए उन्होंने हमको सहयोग किया, भले मैं चुनाव हार गई मगर उनका समर्थन मेरे साथ था। और जब तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद उनका है मेरे ऊपर, मगर जब मैं वहाँ पे गई थी तो एज आ एमएलए नहीं गई थी, एज आ आप समझ लीजिए कि मैं पूजा पाल गई थी। और वो पूजा पाल जो बरसों से राजू पाल जी का मुकदमा लड़ रही है, उस मुकदमे को थोड़ा सा देख लीजिए, उस मुकदमे को सुचारू रूप से चलवा दीजिए। इस वजह से मैं केशव जी से मिलने गई थी और यही सच्चाई है लोगों का। बहन जी को कभी बताया नहीं? बहन नहीं, बहन कैसे मैं बता पाती, मैं तो मिल के आई, उसके बाद शायद 2-3 दिन हुए थे, क्या हुआ था, उसके बाद जब मैं उठी, सुबह बस उठी हूँ और अखबार में मैंने देखा कि मैं बीएसपी से मुझे निष्कासित कर दिया गया है, तो फिर मैं क्या ही बता पाती। इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है, जो भी पूजा पाल को जानता है वो जानना चाहता है कि आपने बसपा छोड़ा तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी पार्टी में गई जिस पार्टी के विधायक ने आपके पति की हत्या की थी? देखिए, नॉर्मल आदमी, गांव में कोई मजबूत आदमी से लड़ाई हो जाए तब तो चलते रास्ता महिलाओं को और गरीब और पिछड़े लोगों को जीने नहीं देते हैं। तो मान के चलिए हमारी भी अतीक के सामने हाथी और चींटी वाली लड़ाई थी, तो हमको कहाँ से जीने देते, हमारे मुकदमा को तो ये खा डालते। मगर मैं 2017 में चुनाव हारी, उसके पहले आपने कुछ घटना देखा होगा चैनल के माध्यम से कि 2016 में यही अखिलेश यादव जी अतीक अहमद को, सिराथू आते हैं, अतीक अहमद को धक्का देते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले 2014 में वो आते हैं, धक्का देते हैं। 2000 क्या कहते हैं लोग, ये आम चुनाव में, विधानसभा का आम चुनाव में अतीक अहमद को कानपुर का टिकट मिला था। अतीक अहमद अपने उसी स्टाइल में, रंगबाजी वाले स्टाइल से कानपुर जाने का काम किया। चाचा शिवपाल ने टिकट दिलवाया था, अखिलेश बहुत नाराज थे, उन्होंने टिकट काट दिया अतीक अहमद। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इन स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे समझ था कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो अतीक को नहीं मानते हैं एज आ माफिया, तो कहीं ना कहीं माफियाओं से ये इनका कहीं ना कहीं मन वो है। तो फिर इस वजह से जब अतीक अहमद समाजवादी से निकला, तो अतीक अहमद ने, क्योंकि अतीक अहमद को नया घर चाहिए, और जब मैं चुनाव हारी और जब मैं थी घर पे, तो मुझे अतीक ने जानबूझ करके, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये अब चुनाव हार गई है, अब एक अच्छा मौका है पूजा पाल को कमज़ोर करने का, तो अतीक अहमद ने मुझको सेटिंग से, मुझे वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर कई बार निकल भी चुके हैं और उनके ऊपर मतलब कि कार्रवाई भी हो चुकी है, उन्होंने अतीक से मिलकर के मुझे बीएसपी से निकालने का काम किया। और जब बीएसपी से निकाल दिया तो उसके बाद उनको लगा कि पूजा पाल कमज़ोर हो जाएगी और यहीं से राजनीति ख़त्म, यहीं से राजू पाल का मुकदमा ख़त्म और मैं अब आज़ाद पंछी की तरह उड़ूंगा। मगर हम लोग जिद्दी लोग हैं और संकल्प लेकर के निकले हैं, जो सोचा है वो करके रहूँगी। उसके बाद मैं सोचती रही कि क्या करना है। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया और अतीक अहमद ने कुछ समय बाद अपनी पत्नी को, शाइस्ता परवीन को बीएसपी में ज्वाइन करा दिया। तो उसके पहले मैं तो देख ही रही थी क्या कैसे चल रहा है। तो उसके बाद
मैंने फिर ये पूरी साजिश थी हाँ आपको। मैं फिर तब मैंने सपा ज्वाइन किया, मतलब बीच में मैंने ज्वाइन किया। आपने अखिलेश की तो भल क्योंकि हाँ मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में पार्टी में नहीं गई थी, मैं वही कह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी में गई थी, और अतीक अहमद को हटा दिया गया था, अतीक अहमद का टिकट काट दिया गया था, तब मैं समाजवादी में गई थी। ठीक बात है। क्योंकि देखिए हमारे कोई पिताजी की कोई पार्टी नहीं है, मैं पिछड़े समाज की बेटी हूँ, मैं अति पिछड़े समाज की बेटी हूँ, ना घर से ना परिवार से ना पैसे से किसी चीज से मजबूत नहीं हूँ। मैंने अपने जो संघर्ष को मैंने प्रायोरिटी दी, और मुझे जहाँ से हिम्मत मिल सकती थी और अतीक अहमद को कमजोर करने का मौका मिल सकता था, मैंने वो रास्ता चुनने का काम एक सवाल इसी में, अखिलेश यादव की भलमनसाहत को देख के आप अखिलेश यादव के पास गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अभी भी वही अखिलेश हैं? नहीं, अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये दुनिया जानता है कि दुर्दांत माफिया अतीक अहमद कोई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रयागराज में ही अतीक का आतंक था, पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का आतंक था। मुझे 2023 में जब अतीक अहमद के ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई दिखा कि अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जब सबको सुकून मिल रहा है, पूजा पाल को सुकून मिल रहा है, पूजा पाल जैसी 1000 महिलाओं को सुकून मिल रहा है, क्योंकि सब तड़प रही हैं, सब परेशान हैं, पीड़ा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सुना नहीं पा रही है, कोई न्याय दिला नहीं पा रहा, मगर मन में मतलब पूरा लोगों की पीड़ा है कि अतीक अहमद का खात्मा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। जब 2023 में यही अतीक अहमद का बेटा जब खुलेआम उत्तर प्रदेश की धरती पे इलाहाबाद में जब खुलेआम ऑन स्क्रीन अतीक अहमद के बेटे ने एक हत्या की, तो आपने देखा होगा, और भाग दौड़ के दौरान जब मुठभेड़ होती है और उसका इनकाउंटर हो जाता है, और प्रदेश में जो सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, और जब मुख्यमंत्री जी ने जब न्याय देने का काम किया, तो यही समाजवादी के लोग, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो प्रोफेसर साहब हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, और चाहे वो डिम्पल जी हों, सभी लोगों ने कहा कि फेक इनकाउंटर है और ये इनकाउंटर गलत है। तब मुझे लगा कि नहीं, ये किसी पिछड़ी जात के नहीं हो सकते, ये अति पिछड़े जाति के नहीं हो सकते, ये दलित समाज के नहीं हो सकते, और ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, बगावत का मन बना लिया था क्या? मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो बगावत का मन आपने पहले से बना लिया था, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, विधानसभा में आके भाषण दिया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो क्या स्क्रिप्ट आपने ही लिखी थी? नहीं, स्क्रिप्ट मैं कभी योजना, कभी ईश्वर भोले बाबा के आशीर्वाद से मैंने कभी स्क्रिप्ट कभी बनाया ही नहीं। जो स्क्रिप्ट बनाया होगा शायद ईश्वर ने बनाया होगा, और या तो फिर जो दुश्मन मेरे होंगे वही बनाए होंगे, मगर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया। मगर ये है कि मैं सच की राह पे चलती हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ, और मैंने अपने जीवन काल में मैंने जो भी किया है सच्चाई और सच्चे मार्ग के लिए काम किया है। मैंने भाई, आप फेक इनकाउंटर ना कहते तो शायद मैं नहीं कहती, कुछ भी ना कहती, मगर आप इतना बड़ा न्याय होने के बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने वो 30-35 साल लोगों को परेशानी नहीं देखा, आपने उन माताओं की गोदी नहीं देखी, आपने इंसाफ की नीतियों का बात नहीं किया। और जब हम लोग की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि हमने राजनीति में कदम रखा तो इंसाफ पाने के लिए। और फिर आपने जैसे शुरू में कहा कि सियासत और सिंदूर, चुनाव, सियासत और सिंदूर, तो एक भारतीय नारी होने के नाते चुनाव भी छोड़ेगी, सियासत भी छोड़ेगी, मगर सिंदूर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हमें ही नहीं, कोई भी महिला हो। आप समाजवादी पार्टी से जब आपको निकाला गया तो आप सीएम योगी से मिलने गई थी, मुलाकात को आपने औपचारिक बताया? बिल्कुल, हाँ, औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन टाइमिंग पे सवाल था। नहीं, मैं मिलती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, वो टाइमिंग, अब जो भी लोग जो विचार दिमाग लगा रहे, मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी। रियल यही है। नहीं, अमूमन जैसे मैं अपनी विधानसभा की कुछ वो कार्य ले गई थी, मैंने उनको 2 पेपर दिए और बस प्रणाम किए, और कोई वार्तालाप ही कुछ नहीं हुआ, तो फिर आगे हम क्या ही कह सकते हैं, और कोई बात नहीं हुई। मगर बात होती तो मैं जरूर ये स्पष्ट करती। आपको बसपा से चुपके से निकाल दिया गया, समाजवादी पार्टी से भी चुपके से ही निकाल दिया गया, या फिर आपको पहले से एहसास हो गया था कि नहीं ऐसा तो होने वाला है? नहीं, पार्टी से मुझे सिर्फ देखिए इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने सदन में, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी की बात, जब आप धन्यवाद की बात करेंगे, तो मैं जब से अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हुआ है,
बस इस नाते कि इस उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए और ऐसे ही शासन होना चाहिए और इस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने तब धन्यवाद बोल दिया, तब मुझे पार्टी से नहीं निकाला गया, उसके बाद भी मैंने धन्यवाद किया, तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया। मगर जब मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, मतलब उसके वजह से धन्यवाद से दिक्कत नहीं थी, माफिया का नाम लेने की वजह से इनको दिक्कत हुआ, मुझे पार्टी से निकाला गया। और रियल में बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता था। पति की हत्या हो गई, वो जो मैंने दुख झेल लिया, तो फिर इनके पार्टी के निकालने का कौन सा दुख है? वो भी दुख नहीं है। एक आखिरी सवाल है, डिसाइसिव है थोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप प्रशंसक है, सपा में थी तब भी तारीफ करती थी जी, आज भी तारीफ करती। सियासत में पसंद और नापसंद के एक मायने होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति विचारों की होती है और हर इंसान विचार से ही राजनीति करता है, तभी जा कर के कुछ कर पाता है। मगर जिस तरह से मैंने कहा ना कि मैंने राजनीति कोई शौकीन कारण से नहीं की, मैंने राजनीति कहीं ना कहीं बड़े विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके मैं राजनीति में आई हूँ। कट टू कट बात करते हैं, बीजेपी से अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या जाएंगे उधर? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, जो इनका जो शासन है और जो उत्तर प्रदेश में जो एक माफियाओं पे काम करने का जो इनके अंदर एक वो है और जो संकल्प दिखा, उससे कहीं ना कहीं मैं पहले भी आज भी बहुत संतुष्ट हूँ। और देखिए, अभी इस पे मैंने कोई विचार नहीं किया है, मगर मैं बस ये कह सकती हूँ कि समाज और अपनी जनता से राय विचार करके फिर आगे कोई बात जरूर करेंगे। चलते चलते अब आखिर में एक रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, आपको बस जो भी एक शब्द उस व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में आएगा आप बोलिएगा। सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में एक शब्द जो आपके मन में आता हो नाम सुनते ही। जी जी, मैं तो देखिए इनको कहूँगी कि न्याय देने के देवता हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी मौके पे काम करने वाले, जैसा मौका देखेंगे वैसे काम करेंगे। मायावती जी देखिए, वो हमारी आदरणीय रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे संघर्ष के समय में सहयोग की हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनका भी एक अच्छा कार्यकाल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं साथ देती हैं, तो उनके लिए यही। आखिरी नाम अतीक अहमद। अतीक अहमद मतलब जितना गंदा बोल सकिए, जितना उसके लिए कह सकिए, मतलब मुझे लगता है उसके लिए कोई धरती पे शब्द नहीं बने हैं। मैं बस यही कह सकती हूँ, ना वो किसी मुस्लिम का सगा था, ना वो किसी हिंदू का सगा था। वो सगा था तो सिर्फ अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, और किसी ये सारे जितने शौक, ये जितने ये हुकूमत वाली चीज़ थे, सिर्फ लूट पाट करके अपने घर में ला करके अपने परिवार को देना चाहा था और उसने किया भी। तो मैं ये एक प्रकार से कह सकती हूँ कि दुर्दांत माफिया, और हम लोग में कहते हैं कि जैसे एक राक्षस होता है, राक्षस प्रवृत्ति का पापी आदमी, उसी टाइप का अतीक अहमद भी था। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी हमसे बात करने के लिए। तो पूजा पाल आज हमारे चलते चलते में खास मेहमान थे, जिन्होंने अपने उन हर एक सवाल का जवाब दिया जो यूपी की जनता जानना चाहती है, जो पूजा पाल को जानने वाले लोग जानना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ों पे भ्रम था, समाज में, मीडिया में बहुत सारी बातें चलती थी, उन सारी चीज़ों पर खुलकर आज बात की और मुझे लगता है कि आधे घंटे के इंटरव्यू के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते चलते में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए DD UP।